हेलो दोस्तों, नमस्कार। करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का पहला प्रश्न है, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शन ए है लॉसेट, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन सी ग्रीन वॉच, ऑप्शन डी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी की जाती है, जिसे यूनाइटेड नेशन कहते हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड रिपोर्ट 2022 में दावा किया गया कि भारत दुनिया में सबसे अधिक अफीम का सेवन करने वाला देश में से एक है। रिपोर्ट में तस्करी में वृद्धि के साथ इस प्रवृत्ति के बढ़ने की आशंका जताई गई है। इस रिपोर्ट को यूनाइटेड नेशन ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के द्वारा जारी किया जाता है। तो अगला प्रश्न है, टेक होम राशन गुड प्रैक्टिस असोर्स द स्टेट यूनियन टेरिटरी रिपोर्ट के अनुसार रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? नीति आयोग द्वारा, बी ऑप्शन है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा, सी ऑप्शन है उपभोक्ता मामले द्वारा, डी ऑप्शन है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। इसका सही विकल्प है ए नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने टेक होम राशन गुड प्रैक्टिसेस एसोर्स दी स्टेट यूनियन टेरिटरी रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा टेक होम राशन मूल्य श्रृंखला के क्रियान्वयन में अपनाई गई अच्छी और नवीन प्रथाओं का एक सेट प्रस्तुत करती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वृत्तिका शब्द चर्चा में रहा, यह किससे संबंधित है? ए स्टील्थ करवेट, बी रिसर्च इंटर्नशिप, सी आर्कटिक क्षेत्र में भारत का अनुसंधान केंद्र, डी है जनजातीय लोगों को पोषण सहायता प्रदान करने की योजना। इसका सही विकल्प है रिसर्च इंटर्नशिप। हाल ही में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड CERB द्वारा प्रायोजित एक महीने में वृत्तिका रिसर्च इंटर्नशिप का समापन हुआ। इस इंटर्नशिप को एक प्रमुख पड़ाव के तौर पर चिन्हित किया गया। इसमें युवा शोध विद्वानों को एक शोध उन्मुख करियर प्राप्त करने की आवश्यकता पर जोर देने के लिए प्रेरित किया गया है। अगला प्रश्न है, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी EFF किससे संबंधित है? ए है विश्व बैंक से, बी संयुक्त राष्ट्र से, सी विश्व व्यापार संगठन से, डी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका सही विकल्प है डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित है। श्रीलंका ने अपनी अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी से उम्मीद जताई है। बता दें कि यह भुगतान संतुलन की समस्याओं पर काबू पाने में सदस्य देश की सहायता करने के लिए 1974 में स्थापित IMF की ऋण सुविधा है। अगला है, क्लोफेजिमी किसके उपचार के लिए प्रमुख दवा है? क्लोफेजिमिनी जो है यह किसके उपचार के लिए दवा है? ए है जीका वायरस, बी कुष्ठ रोग, सी मंकी पॉक्स, डी कोविड-19। इसका सही विकल्प है बी कुष्ठ रोग के लिए है। क्लोफेजिमी की भारत में आपूर्ति कम होने के चलते यह दवा सुर्खियों में है। यह कुष्ठ रोग के इलाज के लिए एक प्रमुख दवा है। निजी क्षेत्र में इसकी कमी महसूस की जा रही है, हालांकि सरकार ने यह दवा उपलब्ध कराया है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत के कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कुष्ठ रोग स्थानिक है। अगला प्रश्न है, पोएम प्लेटफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसरो के पोएम प्लेटफॉर्म से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट द्वारा लॉन्च व्हीकल से संबंधित है। दूसरा, इसमें एक नेविगेशन गाइडेड एंड कंट्रोल सिस्टम है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इसका सही विकल्प है केवल दो। हाल ही में इसरो ने PSLV ऑर्बिट एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल या पोएम को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इन ऑर्बिट एक्सपेरिमेंट में मदद करेगा। इसमें पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के अंतिम या चौथे चरण के हिस्से का उपयोग किया जाएगा। इसमें एक नेविगेशन गाइडेड एंड कंट्रोल सिस्टम है। NCG निर्दिष्ट सटीकता के लिए स्थिरता प्रदान करता है। इस प्लेटफॉर्म में के मस्तिष्क के रूप में कार्य करेगा। अगला है, आदि केशव पेरुमल मंदिर तिरुवत्तर निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी तमिलनाडु। 6 जुलाई को त्रावणकोर शैली में बने तिरुवत्तर मंदिर में 22 फुट लंबी आदि केशव पेरुमल मूर्ति का अभिषेक किया जाएगा। यह मंदिर तमिलनाडु के कन्याकुमारी में है। इसका संदर्भ संगम ग्रंथ पुरानानुरु में मिलता है। आदि केशव पेरुमल की मूर्ति कटुसर कराई से बनी है। इस मूर्ति को 16,008 सालग्रामों के साथ 60 से अधिक अवयवों और जड़ी बूटियों के पेस्ट से बने लेबनन को मिलाकर बनाया गया है। मूर्ति निर्माण की इस विधि को कटुसर कराई योगम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इजाई नदी किस राज्य से होकर बहती है? ए त्रिपुरा से, बी मेघालय, सी मणिपुर, डी मिजोरम। इसका सही विकल्प है सी मणिपुर। हाल ही में मणिपुर में तुपुल के पास भूस्खलन की घटना दर्ज की गई। भूस्खलन में मलबे से पहाड़ी नदी इजाई का मार्ग अवरुद्ध हो गया है। इसके आसपास के गांवों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई। भारतीय रेलवे मणिपुर में इजाई नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा पियर ब्रिज भी बना है। अगला प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल NIB कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नोएडा, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी नागौरी, ऑप्शन डी नजीबाबाद। इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए नोएडा। हाल ही में राष्ट्रीय जैविक संस्थान NIB की 30वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस संस्थान की स्थापना 1992 में की गई थी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत यह एक सर्वोच्च स्वायत्त संस्था है। यह संस्थान नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, नदी घोष, तल ध्वज, देवदलन जैसे शब्द संबंधित हैं। ऑप्शन ए मंदिर वास्तुकला, ऑप्शन बी उड़ीसा की रथ यात्रा, ऑप्शन सी आध्यात्मिक पेंटिंग, ऑप्शन डी भूमिकर। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी
उड़ीसा की रथ यात्रा। 1 जुलाई को उड़ीसा का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार जगन्नाथपुरी रथ यात्रा अथवा कार महोत्सव शुरू हो गया है, जबकि बहुधा यात्रा अथवा रिटर्न कार फेस्टिवल 9 जुलाई को होगा। यह उत्सव रथ के निर्माण और सजावट के साथ साथ शुरू होगा। 16 पहियों पर बने भगवान जगन्नाथ के 45 फीट ऊंचे रथ को नंदी घोष कहा जाता है। 14 पहियों पर बने बलभद्र के 45.6 फीट ऊंचे रथ को तलध्वज कहा जाता है, जबकि 12 पहिए पर बने सुभद्रा के 44.6 फीट ऊंचे रथ को देवदलन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वजबूर बानी का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से है? ए सत्रिया नृत्य, बी मोहिनीअट्टम, सी कुचिपुड़ी, डी भरतनाट्यम। इसका सही विकल्प है डी भरतनाट्यम। भरतनाट्यम की वजबूर शैली नाट्य और अभिनय का मिश्रण है। वजबूर बानी को तमिलनाडु में वजबूर शहर के रमैया पिल्लई ने प्रसिद्ध दिलाई थी। यथार्थवादी अभिनय इस शैली की प्रमुख विशेषता में शामिल है। वजबूर शैली में लास्य की अवधारणा सबसे महत्वपूर्ण है और यही इसे दूसरी शैली से अलग बनाती है। कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे कल नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया। भारत में हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों की जान बचाने में डॉक्टरों की भूमिका को चिन्हित करना है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2022 की थीम फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन रखी गई है। डॉक्टर्स डे अलग अलग देश में अलग अलग तारीख को मनाया जाता है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 30 मार्च को, क्यूबा में 3 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में यह दिन डॉक्टर विधान चंद्र राय की याद में मनाया जाता है। डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती और पुण्यतिथि एक ही दिन है। भारत के उपमहाद्वीप में पहले चिकित्सा सलाहकार के रूप में भी जाना जाता है। डॉक्टर विधान चंद्र राय 1948 में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने और उनकी मृत्यु 1962 में हो गई। डॉक्टर विधान चंद्र राय 1961 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1962 में इनके सम्मान में विधान चंद्र राय के सम्मान में राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना की गई थी। डॉक्टर विधान चंद्र राय की पुस्तक अ जेवल ऑफ इंडिया, बीसी रॉय, द ट्रू गांधी। 1 जुलाई 1962 को अपनी 80वीं जयंती पर डॉक्टर विधान चंद्र राय का निधन हो गया। भारत सरकार ने 1991 में बीसी राय के योगदान को मान्यता देने के लिए नेशनल डॉक्टर डे की स्थापना की है। अगला चर्चा में है वस्तु एवं सेवा कर दिवस। कल के ही दिन 1 जुलाई को हम वस्तु सेवा कर दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 2022 का यह दिन देश में लागू किए जाने वाले 5 साल पूरे होने का प्रतीक है। भारत सरकार 1 जुलाई 2018 को पहला जीएसटी दिवस मनाया था। इस साल भारतीय कर प्रणाली में लागू जीएसटी ने 1 वर्ष पूरा किया है। वस्तु सेवा कर के बारे में जान लेते हैं। जीएसटी क्या है? 1 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया। यह एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत को एक एकीकृत बाजार बनाता है। जीएसटी एक राष्ट्र एक कर एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है। 2018 में भारत सरकार ने
भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। अगला चर्चा का विषय है चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए डे। चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए डे 1 जुलाई को चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस मनाया जाता है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था में चार्टर्ड अकाउंटेंट की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में की मदद के लिए उनकी सराहना की है। बता दें कि 2022 में यह 74वां दिवस है। अगला है जगन्नाथ यात्रा का शुभारंभ। जगन्नाथ यात्रा भगवान जगन्नाथ की 145वीं रथ यात्रा उड़ीसा के पुरी में शुरू हुई है। यह उत्सव 22 जुलाई तक चलेगा। 1 जुलाई से स्टार्ट है, यह दिवस 22 जुलाई तक चलेगा। यह यात्रा हर साल आषाढ़ महीने जून जुलाई के दूसरे दिन आषाढ़ी ब्रिज पर निकाली जाती है। इस बार 2 साल के अंतराल के बाद पूरी रथ यात्रा निकाली जा रही है। जगन्नाथ यात्रा क्या है? त्योहार के दौरान भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र को जगन्नाथ मंदिर से बाहर लाया जाता है। इन तीनों देवताओं में से प्रत्येक के लिए एक रथ बनाया जाता है जिसमें बड़ी संख्या में भक्त द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। प्रत्येक रथ पर 9 ऋषियों को भी चित्रित किया गया है। ये ऋषि ब्रह्मांड में 9 ग्रहों को दर्शाते हैं। रथ यात्रा की शुरुआत से पहले एक सुनहरी झाड़ू का उपयोग करके रथ के रास्ते को साफ करने का एक प्रतीकात्मक अनुष्ठान किया जाता है। 45 फीट ऊंची सबसे बड़ी रथ भगवान जगन्नाथ का लाल तथा पीला रंग का होता है। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष कहा जाता है। रथ गुड़ीचा जगन्नाथ मंदिर से लगभग 2 मील दूर तक खींचे जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि देवी लक्ष्मी अपने भगवान से नाराज हैं और उन्होंने भगवान को अंदर आने से मना कर दिया है। भगवान उनसे क्षमा चाहते हैं और लगातार अपील के बाद देवी उन्हें अपने घर में कदम रखने की अनुमति देती हैं। यह यात्रा नीलाद्री बीजे के साथ समाप्त होती है, जो देवताओं की गर्भगृह में वापसी का प्रतीक है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर भारत के सबसे प्रतिष्ठित वैष्णव स्थल में से एक है। इस मंदिर में साल भर में कई त्यौहार मनाए जाते हैं। अगला चर्चा का विषय है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग। हाल ही में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी की गई है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कार्यक्रम के लिए संस्थागत संचालन है। बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान BRAP 2020 के तहत जारी किया गया है। इसका मकसद पूरे देश में एक निवेशक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। यह रिपोर्ट राज्य को टॉप अचीवर्स एम्पायर और इमेजिंग बिजनेस इकोसिस्टम में वर्गीकृत करती है। अगला चर्चा का विषय है पंडित हजारी प्रसाद चौरसिया की जयंती। पंडित हजारी प्रसाद चौरसिया का जन्म 1 जुलाई 1938 को तत्कालीन इलाहाबाद, वर्तमान जो प्रयागराज हुआ है। इन्होंने पंडित राजा राम से शास्त्रीय गायन सीखा और 15 साल की उम्र में अपनी संगीत यात्रा शुरू की। पंडित चौरसिया ने पंडित भोलानाथ के अधीन 8 वर्षों तक अध्यापन किया। 1957 में ये उड़ीसा के कटक में ऑल इंडिया रेडियो के नियमित कर्मचारी बने, जिन्होंने संगीत के साथ कलाकार के रूप में भी काम किया है। इनके प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान देख लेते हैं। जैसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको 1984 में मिला, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 1990 में मिला, पद्म भूषण 1992 में, यश भारती सम्मान
1994 में, कालिदास सम्मान 1999 में, पद्म विभूषण सन 2000 में। अगला है, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट शुरू हुआ। यह कहाँ से शुरू हुआ? भारत की सबसे बड़ी तैरती सोलर परियोजना पूरी तरह से चालू हुई है। यह एनटीपीसी रामागुड़म में 100 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना है। इसके संदर्भ में एनटीपीसी ने आज 1 जुलाई को 100 मेगावाट रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना में 20 मेगावाट की अंतिम भाग क्षमता के वाणिज्यिक संचालन की घोषणा की है। जैसे इसके साथ ही दक्षिणी क्षेत्र में फ्लोटिंग क्षमता का कुल वाणिज्यिक संचालन बढ़कर 217 मेगावाट हो गया है। एनटीपीसी ने कायमकुलम केरल में 92 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर और सिमहाद्री आंध्र प्रदेश में 25 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर के वाणिज्यिक संचालन की घोषणा की है। अगला है, उद्यमी भारत कार्यक्रम। यह क्या है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत उद्यमी भारत कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम का आयोजन एमएसएमई प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए किया गया है। पहली बार एमएसएमई निर्यातकों की क्षमता निर्माण के लिए योजना और नई सुविधाओं जैसे प्रमुख पहलों का शुभारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन एमएसएमई क्षेत्र में तेजी लाने एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इस कार्यक्रम में माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज आइडिया हैकथॉन 2022 के परिणाम घोषित किए गए हैं। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 और आत्मनिर्भर भारत फंड से 75 एमएसएमई को डिजिटल इक्विटी सर्टिफिकेट भी जारी किया जाएगा। इसका आयोजन समावेशी विकास को ध्यान में रखते हुए एमएसएमई क्षेत्र में ट्रांसजेंडर उद्यमियों की भागीदारी को बढ़ाने से संबंधित है। उद्यम भारत योजना एमएसएमई के सशक्तिकरण की दिशा में काम करेगा। एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का समय समय पर चलाया जा रहा है। जैसे मुद्रा योजना, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, पारंपरिक उद्योग के उत्थान के लिए फंड की योजना इत्यादि। अगला है, नीरज चोपड़ा ने फिर तोड़ा अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड। भारत के प्रसिद्ध एथलीट और ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने स्टॉकहोम डायमंड लीग में दूसरा स्थान प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने अपने ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर 89.94 मीटर जेवलिन थ्रो किया। उन्होंने अपने पहले ही थ्रो में अपना पिछला रिकॉर्ड बेहतर किया है। नीरज चोपड़ा ने इस सीजन के सर्वश्रेष्ठ थ्रोअर ग्रेनेडा एंडरसन पीटर्स से पीछे रहे हैं। ग्रेनेडा एंडरसन पीटर्स 90.31 मीटर जेवलिन थ्रो फेंककर चैंपियन में स्वर्ण पदक जीता है। इस महीने की शुरुआत में नीरज ने फिनलैंड के तुर्की में हुए आयोजित नूर्मी खेल में 89.3 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने अगस्त 2021 में हुए टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर थ्रो फेंककर स्वर्ण पदक जीता था। स्टॉकहोम डायमंड लीग के विषय में जान लेते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेली जाने वाली एक एथलीट प्रतियोगिता है जिसकी शुरुआत साल 2014 में हुई थी। इस प्रतियोगिता का आयोजन वर्ल्ड एथलेटिक्स नाम से संघ द्वारा किया जाता है। इस प्रतियोगिता ने गोल्डन लीग का स्थान लिया है। अगला है, गैर लिपिड बने इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री। पीएम मोदी ने गैर लिपिड को इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। लिपिड का कार्यकाल छोटा हो सकता है क्योंकि वह 1 नवंबर को होने वाले इजराइल के चुनाव में से पहले कार्यवाहक सरकार संभालेंगे। लिपिड ने कहा कि हम एक यहूदी लोकतांत्रिक देश हैं और इसे संपन्न बनाने के लिए सबसे बेहतर प्रयास करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने
भी लिपिड को नया प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। लिपिड 5 जुलाई को पेरिस की यात्रा करने वाले हैं, जहां फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मिलेंगे। कल का रिवीजन कर लेते हैं, कल के प्रश्नों का। जैसे कल का पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 1 जुलाई को मनाया जाता है, अभी जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। हाल ही में डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने कहां पर वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया? तो यह बेंगलुरु में लॉन्च किया। अगला है 28-29 जून 2022 को कहां पर जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक आयोजित की गई? इसका सही विकल्प है बी, चंडीगढ़ में आयोजित की गई। अगला है, हाल ही में किसे गैर अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गैल का चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इससे संदीप कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया है। मनोज जैन के स्थान पर संदीप कुमार गुप्ता आए हैं। अगला है, क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 के अनुसार छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहरों की सूची में कौन सा शहर दुनिया के सबसे श्रेष्ठ शहर के रूप में नामित किया गया है? इसका सही विकल्प है लंदन में। और भारत में 103 पर मुंबई है और 114 पर बेंगलुरु है। सियोल दूसरे स्थान पर है। लंदन थेम्स नदी के किनारे है, यूनाइटेड किंगडम में जो स्थित है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? वर्तमान में भारत के महान्यायवादी के वेणुगोपाल, ऑप्शन डी सही है इसमें। इनका कार्यकाल 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। 15वें ये महान्यायवादी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका सही विकल्प है बी, संभाजी नगर। अगला है, हाल ही में कौन चारों ग्रैंड स्लैम ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? इसका सही विकल्प है नोवाक जोकोविक। सर्वाधिक फ्रेंच ओपन 85 मैच में। ऑस्ट्रेलियन ओपन, पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है जो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, दूसरा फ्रेंच ओपन जो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, तीसरा विंबलडन जो ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, चौथा है यूएस ओपन जो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। 22वें ग्रैंड स्लैम के विजेता राफेल नडाल हैं। अगला प्रश्न है, तीस जून 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने PSLV C-53 से किस देश का DSEO सैटेलाइट लॉन्च किया है? इसका सही विकल्प है सिंगापुर की सैटेलाइट थी DSEO जो PSLV C-53 के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला है, 30 जून 2022 को किसने महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी, एकनाथ शिंदे। जो उद्धव ठाकरे अब इस्तीफा दिए उनके स्थान पर एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इनको शपथ दिलाने वाले भगत सिंह कोश्यारी थे जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ खबरों पर जो कि हाल ही में कुछ खबर, जैसे जो रूट को 10,000 टेस्ट रन पूरा करने के लिए सिल्वर बैट से किया गया सम्मानित। जो रूट को 10,000 रन टेस्ट
टेस्ट रन पूरा करने के लिए सिल्वर बैट से सम्मानित किया गया। आईसीसी ने पूर्व इंग्लिश कप्तान जो रूट को टेस्ट क्रिकेट 10,000 रन बनाने के लिए सिल्वर बैट से सम्मानित किया है। ये जानने के लिए एक तस्वीर जारी की। रूट ने पिछले महीने 10,000 रन का आंकड़ा पार किया था। वह 31 वर्ष और 157 दिन की उम्र में 10,000 रन आंकड़े तक पहुंचने वाले संयुक्त रूप से सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बने थे। अगला है, व्हाट्सएप ने मई में 19 लाख से अधिक भारतीय खातों पर प्रतिबंध लगाया। मेटा के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत मासिक रिपोर्ट में कहा कि उसने मई 2022 में 19.1 लाख भारतीय खातों पर प्रतिबंध लगाया है। 1 से 31 मई के बीच व्हाट्सएप को 528 शिकायत रिपोर्ट मिली हैं, जिनमें से 303 रिपोर्ट बैन अपील से जुड़ी हैं। व्हाट्सएप ने इनमें से 24 रिपोर्ट के खिलाफ सुधारात्मक कार्रवाई की है। अगला है, ऋषभ पंत ने शुक्रवार को टेस्ट क्रिकेट में भारत के किसी विकेट कीपर द्वारा सबसे तेज शतक जड़ा। 24 वर्षीय पंत ने इंग्लैंड के खिलाफ रिशेड्यूल हुए 5वें टेस्ट में पहली पारी में 89 गेंद में शतक जड़कर रिकॉर्ड बनाया। किसी भारतीय विकेट कीपर द्वारा पिछला रिकॉर्ड सबसे तेज टेस्ट शतक MS धोनी ने 2006 में पाकिस्तान के खिलाफ बनाया था, 93 गेंद पर लगाया था। आज का अंतिम प्रश्न, अभ्यास प्रश्न आपके लिए है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 जारी की गई है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।